हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फुल रिवीजन वन शॉट वीडियो लेकर के आया हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर में इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? जब हम किसी भी कंडक्टर को या किसी भी कॉइल को या किसी भी गिवन सरफेस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस सरफेस से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उन्हें ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, जब किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी सरफेस एरिया को हम रखते हैं तो उसके सरफेस से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उन्हें ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फाई आर फाई बी। देखिए, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है और हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास होंगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, यानी कि यहां पर सरफेस एरिया की बात की गई है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। cos थीटा इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए, जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली, यानी कि जो सरफेस का एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोगों को मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। लेकिन जब यहां पर देखिए कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स 0 मिलता है, यानी कि मिनिमम हम लोगों को यहां पर मिलता है। और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। और ये सिर्फ कॉस फंक्शन के साथ होता है कि कॉस 90 की डिग्री होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉस थीटा के फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट ए यानी कि यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और जो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो बनेगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करते हैं यूनिट की तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है और इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो डायमेंशनल एरिया होता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 I टू दी पावर -1 एंड T टू दी पावर -2। कभी कभी हम लोगों से एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है या फिर उसका डायमेंशन क्या है। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 1831 में माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया किसने? मैक्सवेल ने। देखिए, देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होता है और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, फैराडे ने अपने दो लॉज दिए थे इसके अबाउट में। लॉ सेज दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सर्किट विथ टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हिच लास्ट एज long as the change in the magnetic flux continues। फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, देखिए यहां पर अगर हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है और इसके पास अगर मैं कोई भी मैग्नेट लेकर के जाता हूं तो जाहिर सी बात है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास होंगी और साउथ पोल की तरफ जाकर के टर्मिनेट होती हैं। और जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के और भी पास लेकर के जाऊंगा वैसे वैसे इस लूप से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इंक्रीज होती जाएंगी और जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे वैसे इसके थ्रू पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होता जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे ही इस
कॉइल में या इस लूप में ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होता जाएगा। मैं यहां पर एक ईएमएफ टर्म का यूज कर रहा हूं। ईएमएफ का मतलब है कि अगर मैंने कहा कि ये एक ओपन सर्किट है, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो इसके जो दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा ऑफ फैराडे वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इसी चीज का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। तो यहां पर देखें अगर कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये बताया गया हम लोगों को। और यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1, जो यहां पर कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉइल। जो भी हम लोगों ने कंडक्टर कंसीडर किया है या जो भी कॉइल हमने कंसीडर की है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल N। ठीक है, अगला देखिए हम लोगों का इसमें टॉपिक है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या करता है, फैराडे ने ये तो हमें बताया कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के पास लेकर के जाते हैं या फिर दूर लेकर के जाते हैं जिससे कि उस कॉइल के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको बताया किसने, लेंज ने। तो देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, to find the direction of the induced electromotive force and current we look to Lenz law। इनका स्टेटमेंट था, Lenz law state that the current induced in a circuit due to a change or motion in a magnetic field is so directed as so oppose the change in flux and to direct a mechanical force opposing the motion। देखिए लेंज लॉ का स्टेटमेंट ये कहना था कि उस सर्कुलर लूप में जो ईएमएफ या जो करंट जनरेट हो रहा है वो अपने जनरेट होने का ही अपोज कर रहा है। अब वो अपोज कैसे करेगा, यानी कि देखिए अगर मैं मैग्नेट को किसी भी लूप के पास लेकर के जा रहा हूं तो इस लूप में क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ या फिर करंट जनरेट हो रहा है। और यहां पर जैसे ही करंट जनरेट हो रहा है वो अपने जनरेट होने का ही अपोज करता है। कैसे, देखिए यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में लेकर के जैसे जैसे जाऊंगा, देखिए मैं जैसे पास लेकर के जाऊंगा इस लूप के थ्रू पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी चेंज होंगी, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, इसमें क्या हुआ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जैसे देखिए यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर अगर अपोज करना है इस मैग्नेट को पास आने का, तो इसे कौन सा पोल होना पड़ेगा, इसे भी नॉर्थ पोल होना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल यहां पर इसे बनना पड़ेगा इसे रिपेल करने के लिए। अब जैसे ही यहां से रिपल्सन का फोर्स एक्टिव होगा और ये रिपेल करके दूर जाने लगेगा, वैसे ही ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये जो हमारा लूप है जो ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ है वो इसके दूर जाने का अपोज करेगा। और दूर जाने का अपोज करने के लिए इसे कौन सा पोल बनना पड़ेगा, साउथ पोल बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये तो बता दिया कि ये पोल नॉर्थ और साउथ बनेगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ देखिए 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नॉर्थ पोल है तो उसमें करंट की जो फ्लो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और वहीं पर अगर हमारे पास साउथ पोल होता है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि जब मैं मैग्नेट को इस लूप के पास लेकर के जाऊंगा तब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और अगर मैं दूर लेकर के जाऊंगा तब उसमें कौन सी करंट फ्लो होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर किसी भी कॉइल के पास मैं मैग्नेट को लेकर के जाता हूं जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो ईएमएफ मैग्नेट के पास लाने से या फिर ये कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है और वो उसका अपोजिशन करने के लिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन या अपोजिट फोर्स लगेगा जिससे कि मैग्नेट हमारा दूर जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर से चेंज होगा, तो वो उसके दूर जाने का अपोज करेगा और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, ये हमारा लेंज लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर EMF E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहां पर माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमको ये बताता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराता हूं तो उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट होगी या इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन क्या है। ये बताता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से, राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को जिसमें कि थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसको मैं कुछ
म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से अरेंज करता हूं, अगर मेरा जो थंब है वो कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और जो हमारा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी जो मिडिल फिंगर होगी वो उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड हुए करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जरा आइए देखते हैं कि क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल also give us the direction of induced EMF or current in a conductor moving in magnetic field. According to this rule, if we stretch the forefinger, central finger and thumb of our right hand in mutually perpendicular, ये चीज ध्यान देना है हमको, mutually perpendicular direction such that forefinger points along the direction of field. देखिए यहां पर फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए जो थंब है हमारा वो किसकी डायरेक्शन में है? कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में है। देन द सेंट्रल फिंगर वुड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हमारा जो सेंटर फिंगर है वो हमको क्या दिखाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। तो हमको पता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहने वाली है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मैंने क्या किया, एक कोई भी कंडक्टिंग वायर लिया या कंडक्टर लिया, मैं उस कंडक्टर को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। तो मान लिया जाए अगर मैं कंडक्टर का मोशन ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा हूं, फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर करता हूं, तो मैं राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखता हूं, देखिए मैंने कहा था कि जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से। और जो थंब है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिधर मैं कंडक्टर को मूव करा रहा हूं। तो इस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट होगी उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारी सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि कुछ इनसाइड द बोर्ड। ठीक है ना? अगर मैंने कंडक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया या इस तरीके से रखा है तो जो करंट फ्लो कंडक्टर में वो कुछ इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड रूल। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा है एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट क्या होता है? देखिए जब किसी भी लूप से या किसी भी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या उसमें भी कोई ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होगा? तो हाँ, उसमें भी एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होता है जिसे हम लोग ईडी करंट के नाम से जानते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक लूप के फॉर्म में या फिर एडीज के फॉर्म में मूव करने लगते हैं और उनके मूव होने से एक करंट जनरेट होता है उस कंडक्टिंग मटेरियल में, जिसे ही हम लोग कहते हैं एडी करंट। Currents are basically the currents induced in the body of a conductor due to change in magnetic flux linked with the conductor। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर मटेरियल में भी एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट्स इज गिवन बाय द लेंज लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन होती है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो हम लोग लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं। और अगर बात करें, ईडीज करंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। किसी भी कंडक्टर में हम लोग एडीज करंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हाँ उसे हम लोग रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। कैसे? लेमिनेटिंग द कोर, कोर को लेमिनेट करके बाय टेकिंग द मेटेलिक कोर इन द फॉर्म ऑफ थिन लेमिनेटेड शीट अटैच टुगेदर। कि एडीज करंट का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? तो एडीज करंट का जो यूज होता है कहां पर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग में होता है, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, स्पीडोमीटर, इन सभी जगहों पे हम लोग एडी करंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इंडक्टर। क्या होता है इंडक्टर? एन इंडक्टर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं। An inductor is generally called as inductance. In usually practice, a coil or solenoid is treated as inductor. It is denoted by the symbol. इसका किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सिंबल होता है उसको कुछ इस सिंबल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं इंडक्टर को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का सेल्फ इंडक्शन। यह हम लोगों से हर बार लगभग पूछा जाता है एग्जाम में कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, और इससे रिलेटेड हम लोगों से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जरा हम लोग समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है।
whenever the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with it will also change. As a result of this, an EMF is induced in the coil or the circuit which opposes the change that caused it. This phenomena is known as self-induction and the EMF induced is known as self-induced EMF or बैक ईएमएफ। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि किसी भी कॉइल में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब हम करंट में चेंज करेंगे तो उस कॉइल के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां पर एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट हो जाता है। आइए देखते हैं, जरा हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। यहां पर देखिए एक एसी पावर सप्लाई लिया गया है जो कि वेरिएबल है, इससे हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जब हम करंट को इसके थ्रू फ्लो कराते हैं तो करंट की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, और हमको पता है कि करंट अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट होती हैं। और जब हम इस करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन इस करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उसे ही हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन यानी कि जब मैंने किसी भी सर्किट में करंट फ्लो किया और उस करंट को मैंने इंक्रीज या डिक्रीज किया, जिसकी वजह से इस कॉइल के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से इस कॉइल में ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ या फिर करंट जनरेट हो गया, जो कि इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। When a current I flows through a coil and phi is the magnetic flux linked with the coil, अगर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है, उससे जो चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो phi है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो phi is directly proportional to the current, यानी कि जितनी ज्यादा करंट हम फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग यहां से रिमूव करते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट यहां पर रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है तो उसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। किससे? एच से डिनोट करते हैं, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 a टू द पावर -2। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। तो ये कैसे आता है फॉर्मूला, आइए हम लोग डिराइव करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। अगर हमने माना कि हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है, कुछ इस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, जिसकी लेंथ है स्मॉल l, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने मान लिया A है। वो कितना है? कैपिटल A। अब यहां पर अगर मैं कंसीडर करता हूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने कंसीडर किया कि स्मॉल n है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस सॉलिनॉइड में कंसीडर करूं, जिसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करूंगा, तो कैपिटल N इज इक्वल टू होगा स्मॉल n एंड l। ठीक है, स्मॉल n एंड l। तो यहां से हम लोगों को कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू मिल गई, और हमको पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी phi बाई I है, इसका मतलब मुझे phi की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो phi की वैल्यू क्या होती है, तो phi इज इक्वल टू होती है NBA। n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ टर्न, और b डॉट a तो हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू मिला ही था। अगर हम कैपिटल N की वैल्यू रखते हैं तो वो होगा, इस कैपिटल N की वैल्यू होगी स्मॉल n l, b मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट n i, और यहाँ पर a एज इट इज मैंने प्लेस कर दिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वो होगा म्यू नॉट n स्क्वायर i l a। ठीक है, और ये वैल्यू मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की कहां पर प्लेस कर दूंगा, यहां L इज इक्वल टू phi बाई I वाले फॉर्मूले में मैं प्लेस कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। वो होगा L इज इक्वल टू phi की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट n स्क्वायर I L A डिवाइड बाई I। अब यहां से देखिए जो I है करंट, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए I कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास L क्या मिलता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर L A। तो अब देखिए हमारा जो इक्वेशन बनेगा कैपिटल N के टोटल नंबर ऑफ टर्न के टर्म में, वो होगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू L कैपिटल A। यहां से देखिए एक L क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक L यहां से और एक L यहां से कैंसिल हो गया, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा वो होगा L इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और यही क्या है हमारा, यही किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, यही किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। जहां पर देखिए क्या कह रहा है कि L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड ऑफ ए सोलेनॉइड, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला हम लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेस्ड होती है किस पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे। आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फिर क्या है, इंडक्टर कॉइल एरिया, कॉइल लेंथ, द मटेरियल ऑफ द कॉइल। ये वो फैक्टर्स हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, जरा ये देखते हैं। वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू ए coil or circuit changes, the magnetic flux link with a neighboring coil or circuit will also change. Hence, an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. This phenomena is known as mutual induction. The coil or circuit in which the current changes is known as primary, while the other in which EMF is set up is known as secondary. प्राइमरी कॉइल, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, जब मैं प्राइमरी कॉइल में किसी भी वेरिएबल एसी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिससे कि इसके बगल में रखी हुई जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास होंगी, जिससे कि यहां से भी मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल से भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए जो सेकेंडरी कॉइल में जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा यहां पर हम करंट वेरिएबल या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज होगा, और जितना ज्यादा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज्यादा यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। और अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं रिमूव करता हूं तो यहां पर कैपिटल एम कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। The EMF induced in the secondary coil gives by, यहां पर जो हमारे पास phi की वैल्यू है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, वो बराबर है किसके, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट के इक्वल है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो SI यूनिट होती है किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की, वो भी हेनरी ही होती है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ML to the power 2 t to the power minus 2 e to the power minus 2। अगर हम लोग बात करें जो एप्लीकेशंस है म्यूचुअल इंडक्शन के, हम लोगों के सिलेबस में भी है, मोटर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सभी किस पे बेस्ड हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड हैं। यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, would on air core is M is equal to mu naught N1 N2 A by L, where N1 N2 are total number of turns of the two solenoid। यहां पर अगर हमारे पास दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स दिए, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का मतलब कि ऐसा सोलेनॉइड जो कि एक ही एक्सिस पर सिचुएटेड हो। जैसे तो अगर यहां पर मैं बात करूं कि कैपिटल M की वैल्यू, देखिए कैपिटल M की वैल्यू अभी कितनी आई थी, वो आई थी 5I2 अपॉन I1, यानी कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में कितना जनरेट हुआ है, और किसकी वजह से, ये फर्स्ट कॉइल में जनरेट होने वाली करंट की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर फाई की वैल्यू या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू रखना चाहूं तो ये क्या होगा, NBA। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी ली जाएगी, वो ली जाएगी प्राइमरी कॉइल की, यानी कि पहली कॉइल की जाएगा, अपॉन I1। ठीक है, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं किसकी, देखिए यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल n और स्मॉल l, क्योंकि इसकी जो लेंथ हमने कंसीडर की है वो कितना है, L है, और नंबर ऑफ टर्न्स इस पे हमने अगर कहा कि 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न यानी कि कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n इंटू L। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी N2L। ठीक, अगर मैं यहां पर B1 की वैल्यू पुट करूं वो होगा म्यू नॉट N1 I1 A। ठीक है, और यहां पर है I1। अब देखिए यहां पर जो I1 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फाइनल इक्वेशन बनेगी, वो होगी कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2
एल ए, ठीक है। और ये अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो स्मॉल n1 और स्मॉल n2 की वैल्यू मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। तो देखिए क्या बनेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n1 की वैल्यू होगी कैपिटल n1 अपॉन l, ठीक है, इंटू n2 इंटू एल ए, ठीक है। यहां से देखिए जो एल एल है वो क्या हो जाएगा, यहां से एक एल, यहां से एक एल, इस एल से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बना वो आएगा m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a बाई एल, ठीक है। वो एक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है, तो हम लोग यहां से, मैंने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।